दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों यूपी पीजीटी स्पेशल क्लास के तहत आज हम आपसे डिस्कस करेंगे रेग्रेशन एनालिसिस। हिंदी में बात करें तो प्रतीपगमन विश्लेषण टॉपिक आपसे पूरी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। आज की क्लास पूरी रेग्रेशन एनालिसिस की थ्योरी पर बेस होगी। आपको रेग्रेशन एनालिसिस के तहत यह भी पता चलेगा कि कब रेग्रेशन लाइन 2 होती है, कब 1 होती है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट हम किसे कहते हैं, रेशियो ऑफ वेरिएशन क्या होता है, यानी वो सारी टॉपिक यानी एक्स ऑन वाई में कब एक्स ऑन वाई और कब वाई ऑन एक्स लिखा जाता है, यानी क्या फाइंड है और क्या मिसिंग है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं या बदलते रहते हैं। तो इन सब के लिए आप बने रहिए आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करें उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी मैं जो है उसका पिक्चर आपको पोस्ट कर दूंगा, लेकिन एक बात आप समझिएगा, कल से यानी 18 सितंबर 2025 से शाम 6 बजे यूपी पीजीटी स्पेशल 125 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सबकी मॉक या प्रैक्टिस टेस्ट को लेकर के बहुत डिमांड था। उस डिमांड के लिए मैंने अब सारे क्वेश्चन सेट कर लिए हैं। तो कल शाम 6 बजे यानी कल से शाम 6 बजे लाइव क्लास होगी। अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाते तो आप बाद में क्लास को देखिएगा। 125 क्वेश्चंस की पूरे सेट एक एक दिन में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी पीजीटी परीक्षा में 100% सफल हो। तो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रेग्रेशन एनालिसिस यानी प्रतीपगमन विश्लेषण का। देखिए इस टॉपिक में पहले तो यह पता लग जाए रेग्रेशन एनालिसिस में अगर रेग्रेशन वर्ड की बात करें यानी प्रतीपगमन वर्ड की बात करें तो उसकी क्लियर मीनिंग देखिए यहां पर लिखी है। इंग्लिश वाले पहले समझ लें। इस पे रेग्रेशन की मीनिंग होती है स्टीपिंग बैक और गोइंग बैक और टू रिटर्न बैक। हिंदी में प्रतीपगमन का मतलब होता है पीछे की ओर कदम बढ़ाना या लौट जाना। अब एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को डीप में स्टडी करना, या जो है आप एनालिसिस का सेंस ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज के कॉज इफेक्ट इन सब के बारे में जानना, यह एनालिसिस कहलाता है। अब अगर इस वर्ड को क्वाइंड करने की बात की जाए यानी फादर ऑफ रेग्रेशन एनालिसिस की बात करें तो इसमें नाम आता है कार्ल एफ गॉस का, यह नाम आप याद रखेंगे। लेकिन अगर केवल रेग्रेशन टर्म की बात की जाए, एनालिसिस की बात नहीं, केवल रेग्रेशन टर्म्स की, तो इसको देने का काम फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। अब रेग्रेशन एनालिसिस है क्या, बहुत आसान तरीके से आप सुन लें। जैसे मान लीजिए यहां पर एक्स दिया है, यहां पर वाई दिया है। एक्स का सेंस आप प्राइस से समझिएगा और वाई का सेंस जो है वो आप डिमांड से समझ लें। एक वेरिएबल आपका प्राइस है और एक वेरिएबल आपका डिमांड है। प्राइस की अगर बात करें तो ये इंडिपेंडेंट यानी ये स्वतंत्र है, और डिमांड की बात करें तो ये डिपेंड करेगा प्राइस पर यानी ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हमें प्राइस पता हो तो कितनी डिमांड होगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जिस चीज का यूज करेंगे उसे बोलते हैं रेग्रेशन एनालिसिस। फिर से आप समझिएगा, आपको एक वेरिएबल पता हो, उसके रेस्पोंडेंट में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता करनी हो। जैसे मान लीजिए किसी एक शहर में टीवी की प्राइस 10,000 रुपए है, तो दूसरे शहर में टीवी की प्राइस क्या होगी अगर आपको पता करनी है, तो इसके लिए रेग्रेशन एनालिसिस का यूज होता है। कहने का मतलब एक्स और वाई इन दो वेरिएबल्स में एक वेरिएबल्स आपके लिए पता हो और दूसरा वेरिएबल्स अगर आपको पता करना है तो उसके लिए रेग्रेशन एनालिसिस का यूज किया जाता है। इसमें एक खासियत है, कोई भी परमानेंट फिक्स्ड या जो है कांस्टेंट आप कह सकते हैं ऐसा वेरिएबल नहीं होता। हो सकता है आज x इंडिपेंडेंट है, कल को x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए। मतलब इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र और आश्रित ये बदलते रहते हैं। अब आप मीनिंग देखिएगा, कैरेट एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी रेग्रेशन का काम ही है डिपेंडेंट वैल्यू को बताना और इंडिपेंडेंट आपको दिया होगा। इस पॉइंट पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए गए हैं, वो नाम आप समझ लें। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल को किन किन नामों से जानते हैं।
इसको रिग्रेस्ड नाम से जानते हैं, प्रिडिक्टेड नाम से जानते हैं, एक्सप्लेन्ड नाम से जानते हैं, रेस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, आउटकम के नाम से जानते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रेग्रेसर से जानते हैं, प्रिडिक्टर से जानते हैं, एक्सप्लेनेटरी से जानते हैं और प्रिडिक्टर से जानते हैं। अब इसको याद रखने के लिए मैंने जो अपना लॉजिक यूज किया था वो मैंने यहां पे नोट किया है। इसमें अगर आप देखें तो लगभग आपको लास्ट वर्ड डी मिल रहा है, यहां पे डी, यहां डी, यहां डी। तो इसका मतलब अगर लास्ट में डी वर्ड आपको मिल रहा है तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पर लास्ट में लगभग आपको आर 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 मिल रहा है, तो इसलिए ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप किसी और तरीके से अगर लॉजिक रखते हैं या कुछ और तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पढ़ने के तरीके अपने अलग अलग होते हैं। अब देखिएगा टॉपिक आती है रेग्रेशन लाइन की। कह रहा द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एक्सप्रेसिंग म्यूचुअल एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर नोन एज रेग्रेशन लाइन। कह रहा है कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप बताना है, और उस रिलेशनशिप को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेग्रेशन लाइंस का। फिर कह रहा है जो रेग्रेशन लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है और जो आपको बताएगी कि रेस्पॉन्स वेरिएबल चेंजेस एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल चेंजेस। तो कुल मिला के आप एक बात समझिएगा कि रेग्रेशन लाइन जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में एवरेज रिलेशनशिप को बताने का काम करती है। अब इस पॉइंट पर आप आइएगा, कह रहा है व्हाई आर देयर टू रेग्रेशन लाइंस। तो देखो इसका आंसर तो बहुत आसान है कि दो रेग्रेशन लाइन क्यों होती है। उसका रीजन है दो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, यानी फॉर द टू वेरिएबल्स देयर आर टू रेग्रेशन लाइन। तो सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल्स होते हैं इसलिए दो रेग्रेशन लाइन होती है। यहां देखिए लिखा है चेंज इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो लाइन मैंने आपसे पहले कहा, आज एक्स डिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है, कल को उल्टा हो जाएगा, ये आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा और दूसरा आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। नोट में मैंने भी लिख दिया, इसको सुन लें आप। नो वेरिएबल इज इनहेरेंटली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, यानी कोई भी वेरिएबल डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है ऑन द पर्पस, ये पर्पस पर डिपेंड करता है। एनी वेरिएबल कैन बी ट्रीटेड एज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, हेंस रेग्रेशन कैन बी रन इन आइदर डायरेक्शन, इसलिए रेग्रेशन किसी भी डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है। When the variable x and y are interchangeable with respect to causal effect, the result is two regression lines। तो सीधा आप समझिएगा, जैसे यहां पर मान लीजिए दो प्राइस या अलग अलग सिटी की प्राइस की हम बात करें, जैसा मान लीजिए लिखा है प्राइस ऑफ टी इन दिल्ली और प्राइस ऑफ टी इन कैलकाटा। तो हो सकता है आपने इसको x दिया, इसको y, या इसको आपने y कर दिया और इसको आपने x कर दिया। तो आप इन वेरिएबल्स के को बदलने की स्थिति में है, इसीलिए जो है रेग्रेशन लाइन आपकी दो होती है। एजम्पशंस ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब रेग्रेशन लाइन से ही होता है। अब देखिए हमने ये पढ़ लिया कि x ऑन y और y ऑन x, यानी वेरिएबल्स बदल सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, तो इसीलिए रेग्रेशन लाइन दो होती है। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चंस बनता है वो ये कि रेग्रेशन लाइन कब एक होती है, वो टॉपिक आप यहां समझिएगा। कह रहा है एक रेखा होने के अपवाद, यानी रेग्रेशन लाइन एक हो सकती है, उसके लिए कंडीशन क्या है। अगर आपका कोरिलेशन प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें। अगर आपका r इक्वल +1 या r इक्वल -1 है तो द टू रेग्रेशन लाइन कोइंसाइड एंड देयर विल बी ओनली वन लाइन ऑफ रेग्रेशन। तो सीधा मतलब आप समझिएगा, नॉर्मली रेग्रेशन लाइन दो होती है, लेकिन रेग्रेशन लाइन एक भी हो सकती है। और बहुत आसान तरीका है याद रखना, जब आपका r इक्वल +1 और r इक्वल -1 होगा तो रेग्रेशन लाइन दो के बजाय एक बनेगी। इक्वेशन x ऑन y और y ऑन x के लिए ये क्यों एक बनेगा, इस पर ऑलरेडी मैंने प्रूफ भी कर दिया, इस चीज को आप देख भी सकते हैं। x माइनस एक्स बार होता है, ये आपको पता है। फिर आप r लिखते हैं रो x अपॉन रो y, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार, फिर उसके बाद ये आपका रो x दिया है, ये आपको रो y दिया है, यहां पर y माइनस वाई बार
ये आपका रो वाई आपको यहां पर दिया है। तो इस तरीके से ये आर की वैल्यू जो है, बिकॉज आर इक्वल प्लस माइनस 1, ये इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, इस चीज को वैल्यू पुट यहां पर करके आप देख सकते हैं अगर चाहें। अदरवाइज खाली आपको इतना समझना है कि दो रेग्रेशन लाइन इसलिए होती है क्योंकि आर जब +1 या -1 होगा तो रेग्रेशन लाइन 2 के बजाय 1 हो जाती है। फिर देखिए कह रहा है बोथ इक्वेशंस आर द सेम, दैट्स व्हाई इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन बोथ रेग्रेशन लाइन बिकम 1। कह रहा है इफ x alone cause y then there is one regression line of y on x, वही लाइन बार मतलब लिखा गया है फिर से। अब देखिए टॉपिक आती है रेग्रेशन इक्वेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा। कह रहा है रेग्रेशन इक्वेशंस आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द रेग्रेशन लाइन। इसमें ये मानकर मैं चल रहा हूं कि आपकी बेसिक्स जो है वो पहले आपने पढ़ी। यहां पर x ऑन y हम लिखते हैं और एक दूसरा इक्वेशन y ऑन x लिखते हैं। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि x ऑन y या y ऑन x कब लिखा जाता है, उस तरीके से एमसीक्यूज बन जाएगा। x की वैल्यू अगर आपकी मिसिंग है और y की वैल्यू अगर आपकी फाइंड है, मतलब अगर आपको y की वैल्यू पता है और x की वैल्यू पता करनी है तो आप x ऑन y लिखेंगे। इसका ठीक उल्टा, अगर y की वैल्यू मिसिंग हो और x की वैल्यू आपकी फाइंड हो, मतलब आपको पता हो, तो आप y ऑन x लिखेंगे। यहां देख सकते हैं x ऑन y का मतलब होता है x डिपेंड्स ऑन y और y ऑन x का मतलब होता है y डिपेंड्स ऑन x। तो x माइनस एक्स बार इक्वल बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार और y माइनस वाई बार। देखिए आसान तरीका इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, पहले x है तो x माइनस एक्स बार, बाद में y है तो y माइनस वाई बार, और b पहले x था तो x, बाद में y है तो y। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या है ये अभी आगे इसी क्लास में आप सीख रहे हैं। यहां देखिएगा कह रहा रेग्रेशन इक्वेशंस की बात कर रहा है। कह रहा इट इज एन एल्जेब्रिक मेजरमेंट ऑफ द स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन। ध्यान से सुनिएगा, स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन हमें पता लगता है रेग्रेशन इक्वेशन से। दिस कोफिशिएंट इंडिकेट्स दैट इफ देयर इज अ यूनिट चेंज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल देन what will be the average change in the value of other variable। रेग्रेशन इक्वेशन से हमें स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन का पता लगता है, यानी इससे हमें यह पता लगता है कि अगर एक वैल्यू में चेंज होगा तो दूसरी वैल्यू में कितना एवरेज चेंज आएगा। यहां देखिएगा रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, ध्यान समझना, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। बी एक्स वाई जैसे आपको लिखना है तो पहले आर हो गया, ये x लिखा है तो इसकी वैल्यू ऊपर होगी यानी रो x, रो का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन और y का मतलब रो y। ऐसे बी वाई एक्स दिया है तो बी वाई एक्स फिर r हो जाएगा, y पहले है तो रो y ऊपर अपॉन रो x। ये जितने फार्मूले दिए गए हैं ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में जहां पर लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उनके यूज में ये चीज ज्यादा आती है। आपके पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट है वो केवल दोनों के फर्स्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये फार्मूले उनके लिए हैं जहां पे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिलहाल आप में इतने बड़े क्वेश्चंस हैं नहीं, केवल आपको इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से सीखनी है। अब देखिए लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट। रेग्रेशन कोफिशिएंट जो आपने पढ़ा है इस प्रॉपर्टीज से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। कह रहा द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रेग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इक्वल प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स या बी एक्स वाई इंटू प्रोडक्ट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहां पर एक्स स्क्वायर जो आपको दिया है स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ, ये आपका आर स्क्वायर है। अब देखिएगा आप बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, यहां पर देखिए है क्या, ये रूट हटा दिया गया तो इसीलिए आर पे स्क्वायर लग गया। तो कहने का मतलब यह है कि आर स्क्वायर इक्वल बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और अगर आप आर फाइंड करना चाहते हैं तो आपको अंडर रूट फाइंड करना होगा। सेकेंड पॉइंट देखिएगा,
कह रहा द साइन ऑफ बोथ द रेग्रेशन कोएफिशिएंट विल बी सेम आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब है बी एक्स वाई का जो साइन होगा वही बी वाई एक्स का भी साइन होगा। ऐसा नहीं कि अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में, अगर दोनों प्लस हैं या तो दोनों माइनस हैं, मतलब दोनों के अपोजिट साइन नहीं होंगे। रीजन के साथ सुनिए क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। कह रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर देखिएगा द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव द सेम साइन एज द साइन ऑफ रेग्रेशन कोएफिशिएंट। हर एक लाइन पेपर के लिए ही बनी हुई है, इसलिए बहुत सही से आप सुनिएगा। कहने का मतलब यह है अगर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स पॉजिटिव में है तो कोरिलेशन भी आपका पॉजिटिव में होगा, और अगर ये दोनों नेगेटिव में है तो कोरिलेशन भी आपका नेगेटिव में ही होगा। फिर कह रहा है इफ वन रेग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी देन द अदर कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी। कहने का मतलब इन दोनों की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में एक की वैल्यू अगर एक से ज्यादा है तो दूसरे की वैल्यू एक से कम होगी, यह ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है द रेग्रेशन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले अगर आएंगे तो उसमें लाइन दे सकता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ बोथ रेग्रेशन कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका मतलब आप समझिएगा, यानी अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स का आप एवरेज निकालें तो ये या तो जो है ज्यादा होगा या तो बराबर होगा किसके, आर के। और उसके बाद समझिएगा कह रहा है इट इज डिनोटेड बाय बी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा, इट इज एन एब्सोल्यूट मेजर। कहने का मतलब यह है कि बी जो है आपका एक्स वाई और बी वाई एक्स ये एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट की बात करता है। फिर देखिए कह रहा है द रेग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट नॉट चेंज ऑफ स्केल। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, इस लाइन को देखिएगा, रेग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। कहने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू में, इस पॉइंट को आप समझ लो, एक्स और वाई की वैल्यू में अगर कोई वैल्यू माइनस होगी या प्लस होगी तो रेग्रेशन की वैल्यू में कोई असर नहीं आएगा। लेकिन ये इंडिपेंडेंट इससे है बट नॉट ऑफ स्केल। लेकिन अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो ऐसी सिचुएशन में आप याद रखिएगा रेग्रेशन की वैल्यू बदल जाएगी। फिर से आप सुन लें, प्लस या माइनस एक्स और वाई कुछ में किसी में भी होगा तो रेग्रेशन की वैल्यू नहीं बदलेगी, लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो वैल्यू बदल जाएगी। स्केल का मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड से और ओरिजिन का मतलब माइनस या प्लस से। फिर कह रहा है इफ टू वेरिएबल्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड टू ईच अदर द टू रेग्रेशन कोएफिशिएंट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इन केस वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन आर इक्वल 0। आपको पता है कि आर कब 0 होता है, जब वेरिएबल्स जो है वो स्वतंत्र हैं, यानी कहने का मतलब उन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाएगा। फिर कह रहा है देन यानी द रेग्रेशन लाइन विल बी एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दिस मींस वन लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड द अदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। मेन आप इसी पे समझिए, जितने अगर ये सब नहीं सीखना तो खाली इतना सुन लें आप। अगर आपका रेग्रेशन लाइन ये 90 डिग्री का बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो इसका मतलब r इक्वल 0 है। यानी अगर आप x और y को की वैल्यू को प्लॉट करें और वो 90 डिग्री बनाते हैं, यानी इस तरीके से बन रहा है, तो इसका मतलब r इक्वल 0 की बात है। द रेग्रेशन लाइन कट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ एवरेज ऑफ x एंड y, यानी मीन ऑफ x एंड y। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां पर दो रेग्रेशन लाइन इसको कट करती है वो उसका एवरेज यानी मीन होता है, जिसको आप अरिथमेटिक मीन कहते हैं। यहां पर ये आपका x बार होगा और यहां पर ये y बार होगा। रेग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड का भी यूज करते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड में रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y यानी x डिपेंड ऑन y, तो x इक्वल a प्लस बी वाई, इसमें सबकी मीनिंग समझिएगा।
x जो है वो डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है। a और b पेपर में कभी पूछता है कि a और b क्या है, या तो ये जाने रहिएगा a एंड b टू कांस्टेंट, ये स्थिर हैं, दैट डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द लाइन, यानी a और b से क्या पता लगता है, पोजीशन ऑफ लाइन, यानी a और b के प्लेस पर c d या कुछ भी लिखा जा सकता है। यानी पेपर में अगर मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कि रेग्रेशन इक्वेशन x ऑन y x इक्वल a प्लस बी वाई, तो a b रिप्रेजेंट्स, यानी a और b क्या है, तो a और b जो है वो दोनों कांस्टेंट्स हैं जो पोजीशन डिटरमिन करते हैं लाइन, पोजीशन ऑफ द लाइन। a इज x इंटरसेप्ट which indicates minimum value of x if y equal 0, यानी a क्या बता रहा है कि मिनिमम वैल्यू x की क्या होगी अगर y 0 है। एक लाइन हम लोग बड़ी देर से b पॉइंट पढ़ रहे थे, तो b जो है वो आपका स्लोप ऑफ लाइन है, जिसको हम लोग रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x एंड y बोलते हैं। फिर कह रहा वैल्यू ऑफ a एंड b कैन बी ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग, यानी ये कांस्टेंट था, इसलिए a और b की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। आपको फार्मूला इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली ये पता करना है कि a और b का क्या मतलब है। ये लाइन भी वही a और b दोनों के लिए। अब देखिएगा जो पॉइंट आता है, रेग्रेशन कोफिशिएंट या स्लोप कोफिशिएंट, जहां पर b जो है वो कांस्टेंट है, इट डिटरमिन्स द स्लोप ऑफ लाइन। रेग्रेशन कोफिशिएंट, ये लाइन आप समझ लें, रेग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y इक्वल b एक्स वाई होता है, ये आपको पता है। जैसे x ऑन y लिखा है तो इसको लिखने के लिए b पहले x है तो x, फिर y है तो y। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए b एक्स वाई का जो आंसर आया वो 0.8 आया, जो एग्जांपल यहां लिखा उसके अकॉर्डिंग बता रहा। इसका मतलब यह है कि अगर y में 100% चेंज हुआ तो x की वैल्यू में जो चेंज होगा वो 80% चेंज होगा। फिर से आप सुन लीजिए, ये जो वैल्यूज आते हैं सबके अपने मतलब है। बी एक्स वाई का आंसर मान 0.8 आया, तो 0.8 को परसेंट में हमने बदल दिया तो ये 80% हो गया। इसका मतलब अगर y में 100% चेंज होगा तो y में x में 80%। मान लीजिए y में 200% का चेंज हुआ तो 200 का 80% आप निकाल दे 160 आएगा। इसका मतलब x में जो चेंज है वो 160% का है। रेशियो ऑफ वेरिएशन क्या होता है, बहुत आसान तरीके से आप सुन लें। जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके बीच जो प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में बता दे रहा हूं मैं, जो प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ है या परसेंटेज चेंज हुआ है उसी को हम बोलते हैं रेशियो ऑफ वेरिएशन। यानी जो परसेंटेज चेंज होते हैं दोनों वेरिएबल्स में उन्हीं को रेशियो ऑफ वेरिएशन के नाम से जानते हैं। और एक टॉपिक आपका लास्ट आता है रेशियो ऑफ रेग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ रेग्रेशन निकलता है 1 माइनस रेशियो ऑफ वेरिएशन, यानी जब आप 1 से रेशियो ऑफ वेरिएशन को माइनस करते हैं, 1 कह सकते हैं या इसको आप 100 कह सकते हैं, तो आपको रेशियो ऑफ वेरिएशन का पता लग जाएगा। फिर देखिए टॉपिक आती है कोरिलेशन और रेग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी लाइन आप पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, जो कोरिलेशन में भी आपसे कहा था, जो रेग्रेशन है इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये क्लियरली इंडिकेट होता है, जबकि कोरिलेशन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्लियरली इंडिकेट नहीं होता। यह ध्यान रखिएगा। रेग्रेशन जो है ये फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स के लिए, यानी का जो है एक कारण व प्रभाव का अध्ययन करता है रेग्रेशन, लेकिन ऐसा केवल एज्यूम्ड होता है कोरिलेशन में। तो इस तरीके से आज की इसकी हिंदी भी यहां पर आपको दी गई है। तो आज की क्लास में जो चीज आपको पता लगना चाहिए वो इतनी चीज कि अगर हमें एक वेरिएबल्स की वैल्यू पता हो और दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू पता करनी हो तो ये रेग्रेशन इक्वेशंस का ही यूज किया जाएगा। मतलब रेग्रेशन का काम ही है कि अगर एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू को आपको बताने के लिए, इस चीज के लिए हम लोग रेग्रेशन की टॉपिक का यूज करते हैं। रेग्रेशन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनते हैं वो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी। आज की क्लास की थ्योरी में अगर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, पढ़ाना अच्छा लगा हो, समझ में अच्छा आया हो, तो आप क्लास को लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको और कोई भी प्रॉब्लम्स या सजेशंस है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और भी अच्छे से मेहनत करते रहें, जिससे कि आप पीजीटी की परीक्षा में अवश्य ही सफल हों।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।